प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कुछ हफ्तों से या चंद महीनों से मुंतज़िर थी, उन सियासी जमातों के जवाब के इंतज़ार में थी कि क्या जवाब आता है जमात इस्लामी की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। फाइनली एक जमात इस्लामी ने तो सबसे पहले इनकार कर दिया, हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया। अब जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी अलायंस में नहीं जा रहे। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जो जुमला उनकी तरफ से अपनी ट्वीट में, ऑफिशियल ट्वीट में मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि इजलास ने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया है और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला किया है। तो यूं ये जो अलायंस ऑलरेडी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से मौजूद है, ये मौलाना फजल रहमान साहब का मुंतज़िर था, उन्हें तो इनकार हो गया है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लगता है, कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि मुलाकातों वाले इशू में उलझ के रह गई है और वो सारी चीज़ें जो ईद के बाद एक तहरीक चलनी थी, एक बड़े अलायंस के प्लेटफॉर्म से चलनी थी, या पीटीआई ने फिर अपने तौर पर इंडिविजुअली अपने प्लेटफॉर्म से चलानी थी, कुछ नहीं हो पा रहा। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, खुशामदीद। सर, ऑफिशियली कह दिया है अब तो। कल तक तो पीटीआई होपफुल थी कि नहीं, अभी चूंकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ एक शो में कहा है, आज तो उनकी ऑफिस मीडिया सेल की तरफ से कह दिया गया कि भाई हम किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का हमने फैसला कर लिया है। अब क्या होगा रऊफ हसन साहब? बहुत शुक्रिया असद साहब। देखिए, आपको पता है कि उन्होंने कुछ वक्त मांगा हुआ था हमसे और वो वक्त जो था वो 20th तक था, 2 दिन पहले तक था। और इस अरसे में असद कैसर साहब को कुछ अपनी ज़ाती कमिटमेंट्स की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, तो वो कल ही वापस आए हैं रात को। तो हमारी उनके साथ मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल कल, अगर आज ना हुई तो कल हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि फैसले जो होने होंगे वो उस मीटिंग में होंगे। उन्होंने जो स्टेटमेंट आई है, मौलाना साहब ने भी कल तकरीर की है एक जमात इस्लामी के साथ। बाय द वे, जमात इस्लामी के साथ हम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए थे, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। और शायद खाकान अब्बासी साहब से भी, चूंकि वो पहले भी बहुत दफ़ा कह चुके हुए थे, तो हम उनके साथ भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद जो है वो वाबस्ता नहीं थी। तो JUI का मसला था और अभी भी मेरा ख्याल कि ये रिजॉल्व नहीं हुआ वन वे और दी अदर। तो कल की मीटिंग जब होती है, ये जो मीटिंग असद कैसर साहब के वापस आने के बाद हो रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस सिलसिले में बात कर सकेंगे। रऊफ हसन साहब, आप, इसका मतलब है कि अभी भी मुंतज़िर हैं? आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब, यानी 2 दिन का इजलास करके गौर व खौज करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आपके साथ इत्तेहाद में नहीं जा रहे, आप अभी भी मुंतज़िर हैं? देखिए, इत्तेहाद में नहीं भी आ रहे तो उसके साथ एक उनको, कल अगर आपने उनकी तकरीर सुनी है तो उसमें आप, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है, उन्होंने बहुत से मार्जिन्स रखे हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के। तो ये जो मीटिंग होगी उसमें मेरा ख्याल है कि वो खदोखाल उस कोऑपरेशन के वो भी डिस्कस किए जाएंगे, उनको भी तय किया जाएगा और देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो आगे बढ़ के किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन रऊफ हसन साहब, लगता यह है कि शायद आप अब अलायंस की बजाय आप एक कोलैबोरेशन की तलाश में हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं। चलिए, मान लिया कि कुछ ये वर्किंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हो भी जाता है, फिर भी जमीयत उलमा इस्लाम आपके प्लेटफॉर्म पर आकर एहतजाज करने के लिए राजी तो नहीं होने वाली, इस बात का तो आपको अंदाजा हो गया है। तो अगर एहतजाज की सियासत करनी है, सड़कों को गर्म करना है, तो ये तो पीटीआई को अपने ही प्लेटफॉर्म से करना पड़ेगा। JUI इस सिलसिले में आपकी मुआविन नहीं बनने वाली, ये तो क्लैरिटी है पीटीआई को। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि अभी हमारी मीटिंग उनके साथ होनी है, जो ऑफिशियल मीटिंग है, जो चैनल्स एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, उनकी मीटिंग जो है वो असद कैसर साहब के वापस आने के बाद तय हुई है। वो मीटिंग होने के बाद ही मैं एक वन वे और दी अदर इसके ऊपर कमेंट कर सकूंगा। पॉलिटिक्स में बहुत से दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे खुलते रहते हैं। ये भी एक इतना इनफिक्सेबल जो सिचुएशन जो है वो नहीं होती। और खासकर मौलाना फजल रहमान जैसे जय्यद सियासतदान जो हैं वो बड़े कंज्यूमेट पॉलिटिशियन हैं और वो अपने दरवाजे कभी बंद नहीं करते। हम भी बहुत कुछ सीखे हैं और मेरा ख्याल है कि ये मीटिंग होने के बाद ही कंक्लूसिवली इंसान कोई कमेंट कर सकेगा जी कि हमारा इत्तेहाद जो है वो क्या शक्ल इख्तियार करने जा रहा है इन टाइम्स एंड डेज टू कम। सर, ऑफिशियली जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें तो ये इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब ने जो बातचीत की थी 2 दिन पहले, बल्कि परसों की बात है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें पीटीआई ने जो चीज़ें हमने उनके सामने रखी थी उस पर मुस्बत जवाब नहीं दिया।
हमें जवाब नहीं आया। क्या ऐसा हुआ है, पीटीआई ने जवाब ही नहीं दिया उन्हें? देखिए, असद कैसर साहब हमारी टीम को लीड कर रहे थे। मैंने अभी आपके पहले सवाल के जवाब में बताया कि उनको किसी एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था और वो कल ही रात को वापस आए हैं और वही चैनल था हमारा। उसमें थोड़ा बहुत अगर उन्होंने राब्ता किया है और नहीं हुआ तो शायद उनकी बात जस्टिफाइड हो, लेकिन उसी चैनल के जरिए अब मुलाकात उनके साथ तय हुई है और कोई रिजर्वेशंस जो थी जो सामने आ रही हैं वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। तो फ्रेंकली उस सिलसिले में उमर अयूब साहब ने भी कल कहा है कि हमने ये कहा है कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तो राब्ता जो है वो किसी डील के लिए नहीं होना, ना हमने कभी सोचा है ना हम सोचेंगे। नंबर 2, उनके साथ अगर कोई राब्ता होगा तो वो मुल्क में आइन और कानून की बहाली है और वही हमारा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है उसका भी मोटो है कि मुल्क में आइन और कानून बहाल होना चाहिए। और उमर अयूब साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ मामला तय हो जाए, अगर नहीं तो ये तहरीक जो है ये तो आगे चलेगी विदाउट ये चलेगी, लेकिन हमारी कोशिश भी ये है और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि जी मौलाना साहब के साथ कोई ना कोई मामला किसी न किसी तरीके से सेटल हो जाए। नहीं, मगर रऊफ साहब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ये ऑफिशियली कन्वे किया है क्या कि चूंकि आपने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की है इसलिए हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे? क्योंकि हमें मुख्तलिफ चैनल से पता चला है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियली उन्होंने आपसे नहीं कहा? शुरू में भी जब हमने कहा था ना तो उन्होंने अपने जो ग्रीवेंसेस जब बयान किए थे उन्होंने कहा था जी कि हमें इस्तेमाल किया गया है, पीपल्स पार्टी ने भी हमें इस्तेमाल किया है और शरीफ बरादरान ने भी हमें इस्तेमाल किया है और हम नहीं चाहते कि कोई और पॉलिटिकल इत्तेहाद में हम इस्तेमाल हों। तो ये उनका एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न था और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब की कल की स्टेटमेंट के बाद कोई डाउट रहना नहीं चाहिए और हम किसी डील को सीख ही नहीं कर रहे किसी के साथ भी। अगर हमारा कोई बातचीत होगी तो बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बहाली के लिए होगी। क्या कुछ ऐसी सियासी जमातें जो आपके साथ राब्ते में थी या जिनसे आपकी बातचीत चल रही थी, रऊफ हसन साहब, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनमें से कुछ सियासी जमातें तो ऐसी हैं जो मुक़्तदरा को नाराज करके आपके साथ अलायंस में नहीं आ सकती? कुछ ऐसी जमातें ऐसी हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना चार्टर होता है, एक अपनी तर्ज सियासत होती है। उसके ऊपर कमेंट करना कि ये इस तरफ से आ सकेंगी कि नहीं आ सकेंगी वो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं इस डोमेन में नहीं जाऊंगा, कंजेक्चर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हमारे साथ इस जद्दोजहद में शरीक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अभी ये JUI के साथ जब मामला मीटिंग के बाद तय पा जाते हैं वन वे और दी अदर, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये जो इत्तेहाद है इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे और इसका जो प्रोग्राम है वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। कौन सी ऐसी सियासी जमातें सर अब जिनका इंतजार रह गया है आपको, जो आप कह रहे हैं कि वो सियासी जमातें हमारे साथ आने को तैयार हैं, वो कौन सी हैं? मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त। वो एक पॉलिटिकल हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है जी कि ये जो डिस्कशंस हैं ये हम पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं करेंगे। ये इंटरनल पार्टी टू पार्टी मामला आता है या पार्टी के इंटरनल मामला आते हैं, ये हम चाहेंगे कि जब फैसले हो जाएं तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट की जाए रादर देन कि इसको डिबेट किया जाए। लेकिन मेरे ज़हन में ना कुछ जमातें तो ऐसी हैं, ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, कुछ जमातें तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ आ गई, कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्होंने आपको इनकार कर दिया। अब बाकी जमातें बची कौन सी हैं जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल जमातें हैं जी, सिंध की जमातें हैं और भी बलूचिस्तान के भी काम कर रहे हैं, इन जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी और 2-4 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा जी। चूंकि मुसलसल इंटरेक्शन होता रहता है लकीली, और आप ये कहते रहे हैं रमज़ान के दौरान भी और उससे पहले भी कि ईद के बाद हम या तो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस करेंगे या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये भी मुमकिन है कि चारों सूबों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें। क्या अब इनमें से कोई भी चीज़ ज़ेर गौर नहीं है? देखिए जी, सबसे पहले जो मैंने तब भी जब आपसे बात की थी तो मैंने ये अर्ज किया था कि सबसे पहले इस इत्तेहाद को फाइनलाइज करना है और उसके बाद जो टेबल के ऊपर प्रपोजल्स आए हैं वो ये और ये हैं। अब ये इत्तेहाद फाइनलाइज हो रहा है, ये इत्तेहाद जब फाइनलाइज होता है और ये दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है, तो उसके बाद वो मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज किया है वो सारा जो खदोखाल है हमारी पुरअमन एहतजाजी तहरीक के, वो आपके सामने हम शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सही है सर। ये मान लीजिए कि अगर आपका ये इत्तेहाद नहीं बन पाता तो तहरीक इंसाफ के पास अपनी कोई हिकमत अमली है जिस पर प्लान बी के तहत काम हो रहा हो? हम इस सवाल में
उलझ के रह गए हैं। मेरा ख्याल को 10 दफा मैं उसी का जवाब दे चुका हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना अपना, असद साहब, एक अपना होता है, लाया अमल होता है। तो हम इफ्स एंड बट्स बहुत सी होती हैं और इफ्स एंड बट्स को सामने रख के हम ऑप्शंस जो हैं वो वर्कआउट करते हैं और हमने भी वो काम किया हुआ है। अब सिर्फ JUI के बारे में फाइनलाइज होना है, वो हो जाएगा, 1 या 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ ये हम सब कुछ शेयर कर लेंगे कि ये इत्तेहाद जो है वो किस किस जमात की शिरकत से बना है। और मेरा सवाल इत्तेहाद से मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि फर्ज कीजिए इत्तेहाद एक्सपैंड नहीं होता, ज्यादा जमातें आपके पास नहीं आती, क्या प्लान बी PTI के पास मौजूद है जिस पे काम हो रहा हो? क्योंकि हमें जुबानी ये बताया जाता रहा है कि अगर जमातें नहीं आएंगी तो PTI अपने तौर पर एहतजाज करेगी और वो उसके लिए आप चॉकआउट कर रहे हैं पूरा एक स्ट्रक्चर। हो रहा है ऐसा सर? मैं इसको प्लान बी नहीं कहता। मैं इसको मैंने हिसाब से ये की थी कि ये जो हमारा फैसला है एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक शुरू करने का, ये फाइनल है, ये हम लॉन्च करेंगे। अब ये जो इत्तेहाद है इसमें 1 जमात है, 10 जमातें हैं, 20 जमातें हैं, 6 जमातें हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर जमात की अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, डेफिनेटली है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितनी जमातें भी शिरकत करेंगी उसके बाद हम इसी प्लेटफॉर्म से अपनी एहतजाजी तहरीक जो है उसका आगाज करेंगे। उस सिलसिले में जब ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम PTI का सिर्फ PTI का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इस तहरीक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए तमाम जमातों को यकजा करके उनको कंसल्ट करके उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि ये हम करने जा रहे हैं। लेकिन एहतजाजी तहरीक जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, वो बाहर सूरत हम लॉन्च करेंगे सर। लेकिन उसमें जाहिर है जो अभी जमातें आपके पास हैं उसमें से बड़ी स्ट्रीट पावर जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही है। बाकी सियासी जमातें तो शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन स्टेज पर तो हो सकती है लेकिन पब्लिक में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली करना तो ये PTI ही को प्लान करना पड़ेगा और मुशावरत जो है वो जाहिर आप कर सकते हैं अपने इत्तेहादियों से। अल्टीमेटली ग्राउंड पर वर्कर्स को तो PTI को ही उतारना पड़ेगा, अगर उतारना तो। देखिए, हर जमात की अपनी रेलेवेंस होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ये मैं बिल्कुल, वो छोटी हो या बड़ी हो, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए हम किसी जमात को ये नहीं कह सकते कि जी वो छोटी है या वो ये है या उसकी उसकी रेलेवेंस नहीं है। मेरी कंटेंशन ये है कि हर जमात की अपनी रेलेवेंस होती है। ये तमाम जमातें जो PTI के साथ ऑलरेडी शामिल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जमातें हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, बड़ी बासूल सियासत की हुई है। तो इसलिए हम इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, मुझे पता है आपके ज़हन में कुछ सवाल जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल जाएंगे, जवाब सारे मिल जाएंगे। क्योंकि ये सवाल इसलिए गर्दिश कर रहे हैं राव साहब कि आपको पता है कि कुछ चीजें आप ऑन एयर नहीं कहते, हमें अंदाजा होता है, लेकिन हमें यह पता होता है बतौर सहाफ़ी जब हम रोजाना मिलते हैं ड्राइंग रूम्स में, कहीं डिनर पे, कहीं लंच पे, आप जैसे दोस्तों से मुलाकात होती है तो अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। यहां इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, यानी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातों के नतीजे में भी जो हमारा टेक अवे है वो ये है कि कुछ नहीं चल रहा। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल इसके साथ वेहीमेंटली डिसएग्री करता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं। चलिए, सही है। अच्छा सर, ये बताइए कि कुछ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था, बैकडोर राब्ते, कुछ अमेरिका से आए लोग थे, कुछ यहाँ पर आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए नहीं लेकिन मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए गो हेड दिया कि आप जाइए, बातचीत कीजिए, कर सकते हैं। यही इजाज़त तलीम गंडापुर साहब ने भी हासिल की। उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ पेशरफ्त है उसमें? पार्टी का एक फैसला हुआ है जी चंद दिन पहले कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ या किसी भी और के साथ जो हमारी बातचीत चलेगी, अगर चलेगी तो इसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं जो फिर बाद में इंसान को सफ़र करना पड़ता है। तो ये बातचीत जो है ये बैक चैनल के ऊपर होगी, जिसके साथ भी होगी। हाँ, जब नताइज सामने आएंगे तो वो शेयर किए जाएंगे सर, इसलिए माफ़ी का तलबगार हूँ, इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता। आप हमें तो नहीं बताते, लेकिन आपकी जमात में कुछ पॉलिटिकल कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं या कोर कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं आप ही की जमात के जो वहां से चीजें लेते हैं और फिर बाहर जाके वीलॉग कर देते हैं, तो उन्हें तो आप नहीं रोकते, तो हमें आप हमें खबर ही नहीं दे रहे हैं राव साहब। नहीं, देखिए, ये मैं किसी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी में या पार्टी के किसी कमेटी में से बैठ के जाके वीलॉग करते हैं। मुझे पता है जिस क्या बात कर रहे हैं राव साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौर ने जाके शिकायत की है कि ये आप इनको या तो वीलॉग करने से मना करें या इनको कोर कमेटी से निकालें। मुझे पहले वही अर्ज करने लगा था, मुझे पता है आप किस शख्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम वो पार्टी की मीटिंग्स जो हैं उसमें शरीक नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें कोर कमेटी और सियासी कमेटी के इजलास में शिरकत से रोक दिया गया है? मेरी बड़ी वो पार्टी की मीटिंग्स जो हैं कोर कमेटी की या पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में वो शरीक नहीं होते। कब से?
बहुत देर हो गई है। आप कह रहे हैं कि उनको, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, उन्होंने खुद अपने आप को विड्रॉ किया था। अच्छा, तो अब वो आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में आपके वो लोग जो अमेरिका में और बरतानिया में बैठे हुए हैं वो शरीक नहीं होते हैं किसी भी इजलास में? वो सिर्फ एक बंदा था जो कि उसमें पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का मेंबर था, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। उसने कहा था कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इन कमेटीज की प्रोसीडिंग्स में शिरकत नहीं करूंगा। ये काफी देर की बात है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। चलिए, ये तो आप मेरे लिए ये खबर इसलिए हैरत अंगेज है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पिछले हफ्ते की खबर है वो ये है कि यही दरखास्त लेकर तो बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान के पास गए हैं कि भाई इन साहब को आप रोकें, या तो कमेटी से निकालें या फिर इनको वीलॉग करने से रोकें। और खान साहब ने कहा कि आप उन्हें कह दें कि इन मामलात पर वीलॉग ना किया करें। मेरी इत्तला तो ये थी, लेकिन बहरहाल चलिए, आपकी राय का मुकम्मल एहतराम है। सर ये बताइए कि ये अब जो नहरों वाला मामला है, इसमें क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता है आपका किसी भी लेवल पे? पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता हो कैसे सकता है असद साहब, आप ये बताइए ना। वो लोग, उन्होंने पार्लियामेंट में इन नहरों को सपोर्ट किया। उनके जो जरदारी साहब जो सदर ममलिकत हैं, उन्होंने इस बिल के ऊपर साइन भी किया, लेकिन जब रिएक्शन आया तो उन्होंने पैंतरा बदला। हिपोक्रेसी पीपल्स पार्टी की सरिश्त में शामिल है। तो अब वो उन्होंने निगोशिएट करना है और सारा कुछ करना है। मैं आपको बताऊं कि उनके साथ तो राब्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम जो सूबा सिंध के जो हकूक हैं, उनके अवाम के जो हकूक है, उनके लिए हम खड़े हैं। वो हम अपना एक रोल जो है वो अदा करते रहेंगे। बाकी पीपल्स पार्टी तो बुरी तरह पिट चुकी है। उमरकोट का इलेक्शन भी आपने देख लिया है। इनको आखिर में वर्चुअली हर पोलिंग स्टेशन लॉक करके उसमें स्टफिंग की है इन्होंने। इनका वोट बैंक उसके बावजूद भी कम हुआ है। हमारा वोट बैंक मैसिव जो है उसमें इंक्रीज आई है। तो ये लोग ये सियासी मैदान में ये अपनी सांसें जो है पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलैरिटी को ले रही है। तो उनके साथ तो हम नहीं करेंगे, इतनी हिपोक्रेटिकल जमात के साथ नहीं करेंगे। लेकिन बाकी और जो जमातें हैं जो कि सिंध के अवाम के हकूक के लिए फाइट कर रही हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उनके साथ हम जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शरीक हैं। लेकिन राव साहब, ये एक क्रिटिकल मामला इस तरह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक स्टेक इन्वॉल्व है। यानी अगर इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होने का फैसला करती है, अपनी सपोर्ट पीछे हटाने का फैसला करती है, तो फिर अगर जमा तफरीक करें तो हुकूमत को 21 लोगों की जरूरत है अपना नंबर 169 पूरा करने के लिए। तो 169 पूरा करने के लिए उन्होंने पीटीआई के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक और जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो खतरा तो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए भी है सर इस मामले में। 3 साल से ये जोड़ तोड़ की कोशिशें हो रही हैं मेरे भाई। जिन लोगों ने खान साहब को छोड़ा था वो सियासी जनाजे बने फिर रहे हैं सारे मुल्क में। उनसे वो अपने सियासी जनाजे का जो है बोझ नहीं उठाया जा रहा। अब भी 3 साल से बाकी भी ये 8 फरवरी के बाद भी बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। हाँ, जिसने अपना कैरियर को सियासी जनाजा बनाना है वो छोड़ दे। मुझे इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए गए हैं, मुख्तलिफ तौर तरीके जो हैं उनको उसके बारे में बात की गई है। पार्टी जो है वो इंटैक्ट है और पार्टी अल्लाह ताला के फजल से इंटैक्ट ही रहेगी। जी सर, वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो आपने कहा कि वो सियासी जनाजे अपने उठाए फिर रहे हैं, उनके लिए पब्लिक में जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बहरहाल आपके 26वीं तरमीम के में भी 10-12 लोग तो टूट गए थे, जिसमें से 4 की जरूरत पड़ी, 4 ले लिए गए, बाकियों की इज्जत रह गई। लेकिन आपने उन सबको शोकॉज नोटिस जारी किया। तो ये 20-21 लोगों को तोड़ना, अगरचे वो बाद में उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिलवक्त ये पीटीआई के लिए भी तो हजीमत का बायस बन जाएगी बात। क्या हमारे पास सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत के ऊपर बात करना रह गया मेरे भाई? आप और मैं अपनी बहुत ही सर, इसका इम्पैक्ट होगा ना, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत मसाइल हैं क्या? इतने सारे मसाइल हैं क्या? पीएमएलएन नहीं टूटी हुई क्या? पीपल्स पार्टी नहीं टूटी हुई? आप अगर इस मुल्क की तारीख उठा के देख लें तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जोड़ तोड़ की सियासत से बची हुई है? हाँ, पीटीआई एक वो जमात है जो अभी तक इंटैक्ट है। जुल्म और जबर के बावजूद हम खड़े हैं। ये एक पूरा पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत ही ब्राइट चैप्टर है जो पीटीआई ने लिखा है और लिख रही है अभी तक। तो ये कर लें, अपनी कोशिश करते रहेंगे। हम अपने तय कायम हैं। अगर जिस तरह से इन्होंने वो 4 बंदे लिए थे या 8 बंदे लिए थे या 11 बंदे लिए थे, उसको तो हम एक सियासी जमात के नाते हम उसको तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते ना। अगर किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए क्या करेंगे? सही है। तो ज़हनी तौर पर आप तैयार है इसके लिए? हम ज़हनी तौर के ऊपर हर चीज के लिए तैयार हैं भाई। पिछले 3 साल से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हम बर्दाश्त किया है। अब इसके बाद क्या और कर लेंगे? क्या कुछ कर लेंगे? बाकी मैं डायलॉग का दाई था, डायलॉग का दाई हूं, और मैं फील करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे, आज हो, महीने बाद हो, साल बाद हो,
टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, और उस बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है, और ये होगी। आप भी हैं, मैं भी हूं, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, अल्लाह मुझे भी कुछ दिन दे। सर, आज की तारीख तक तो हमारी इत्तला यह है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही एस्टैब्लिशमेंट और मैंने कहा ना कि इस सिस्टम में मैं बात नहीं करूंगा, हमारी जुबान बंदी है जी पार्टी की तरफ से। सर, आप नहीं करेंगे तो मैं तो कर सकता हूं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई बातचीत चल नहीं रही। तो सर, मैं इस बात की बुनियाद पर जो मैं कह रहा हूं, मैं आप सवाल इससे हटके आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, और वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान, कोई टाइम लिमिट? क्योंकि जनवरी में आप कहते थे कि आपके लोग के 6 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस 4 से 6 या 8 हफ्ते में या मार्च से पहले रिहाई हो जाएगी। अब ताजा तरीन आपके पास आपकी होप्स क्या हैं, कब तक रिहाई अमल में आ सकती है और किस तरह होगी? एक सियासी जमात होने के नाते हम जो कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कानूनी महाज के ऊपर और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, वो हम कर रहे हैं। और ये हम जो है, ये जद्दोजहद जो है, इसमें इंटेंसिटी आएगी, आप देखेंगे, वो हम करते रहेंगे। बाकी ये कहना कि जी 2 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश है कि वो कल नहीं आज ही बाहर आए, और कोशिश भी उसी के लिए हो रही है। अब देखें कि कितना वक्त लगता है इसमें। वी होप एंड प्रे दैट ही शैल बी आउट ऑफ द प्रिजन वेरी वेरी सून। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा रऊफ हसन हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मौजूद बहस है वो इत्तेहाद जिसके इम्कानात अब मादूम होते नजर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के साफ इनकार के बाद। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनकी जमात पहले ही इनकार कर चुके हैं, और इसके अलावा जमात इस्लामी उससे भी पहले इनकार कर चुकी है। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि हमारी उनसे तो तवक्कुआत ही नहीं थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब से तवक्कुआत थी और अभी भी वो पुरुमीद हैं, जबकि बहुत से तज्जिया निगार समझते हैं कि अब ये इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नहरों का मामला भी है, सिंध में होने वाला हालिया ज़िमनी इलेक्शन, वो भी बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। मेरे साथ प्रोग्राम में अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, MNA हैं। शैला साहब, आपको भी खुशामदीद। चंद लम्हों में असलम गौरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के तर्जुमान हैं, आज उनकी तरफ से ट्वीट भी आ गई है। मैं असलम गौरी साहब ज्वाइन करते हैं तो ज़रा अलायंस के मामले में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले शैला रजा साहबा, ये PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है, अभी रऊफ हसन साहब भी मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि जी 213 का इलेक्शन, NA 213 का इलेक्शन तो हम जीत गए हैं। ये आपको पोलिंग स्टेशंस को लॉक करके और रात को ठप्पे लगा के और चीज़ें मैनेज करके और फॉर्म 45 तब्दील करके आपको ये इलेक्शन जीतना पड़ा है, वरना आपकी मकबूलियत, वहाँ पर आप अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। सिंध में उमरकोट के इलेक्शन का वो हवाला दे रहे हैं, क्या हुआ, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं PTI के इस इल्ज़ाम को? अगर आप किसी से भी सिंध के अंदर ये बात करेंगे कि भाई उमर, ये रऊफ साहब ये कह रहे हैं, तो वो जो है ना एक कहका लगाएंगे और खो रहे हैं, ये इनका जुमला है, खो चुके हैं नहीं, और ये भी इनका ख्याल है। और ये मैं इन्हें बता दूं कि जो इनके कैंडिडेट हैं, जब खुद खड़े हुए थे और तमाम जमातें उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने लिए थे 38,000 या शायद 39,000, इससे ज़्यादा नहीं लिए थे। और नून लीग ने लिए थे 44,000, जो इनको इस वक्त सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा पूरी GDA इन्हें सपोर्ट कर रही थी, जिसमें 17 पार्टीज हैं। तो उसको उनके वोट देखें, और जनाब यूसुफ तालपुर मरहूम की सीट पे उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा है, उनकी बेवा ने, उन्होंने तकरीबन उससे थोड़े ही कम वोट लिए हैं जितने यूसुफ तालपुर साहब ने लिए थे। और जिस बात को ये वजह बना रहे हैं, नहरों वाला इशू, तो सिंध के अवाम बाशऊर है, उन्हें मालूम है कि इरसा में इन्होंने हिमायत की है, और PTI वो जमात है जिसने कालाबाग डैम की हिमायत में 2018 में अपना इनके मैनिफेस्टो में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि ये जो धरना हो रहा है, इसमें जो लोग बैठे हैं
वो ये उनके साथ जितने भी जाके मिल जाएं, वो जो हैं वो हमारी ही बात पर अमल कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वही उनकी डिमांड है, और हमारी ही हुकूमत की प्रेशर की वजह से जुलाई 2024 से इस मंसूबे पे काम रुका हुआ है, जब किसी को नहीं पता था। लेकिन और नवंबर 2024 से ये मसला एक्निक में रुका हुआ है। शैला साहबा, पीटीए का ख्याल यह है कि अवाम के प्रेशर की वजह से आपने मौक़िफ़ बदला है। हालांकि आप तो नहरों के हक में थे, लेकिन बाद में मौक़िफ़ बदल लिया क्योंकि अवाम का प्रेशर था आपके ऊपर। अवाम का प्रेशर तो अभी 3 महीने से आया है। मैंने आपसे कहा कि जुलाई 2024 से काम रुकवाया हुआ है हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और नवंबर से एक्निक में भी रुका हुआ है। वरना इनके तो मेंबर ने इरसा में सपोर्ट किया है नहरों को। पीटीआई के मेंबर ने केपी के इरसा को सपोर्ट किया है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और अवाम अपना काम कर रही है। हम अवाम के जज्बे को, सिंध के अवाम के जज्बे को सलाम करते हैं। पूरे रमज़ान उन्होंने मुजाहरा किया है, ईद पर भी वो मुजाहरे में थे, और इस वक्त भी वो जिस तरह से बैठे हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है शक्कर की गर्मी का। और आज कराची में भी जो है वो 40 तक टेम्परेचर जा रहा है, और वो एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। तो हमारा तो उनको सलाम है, और हमने हर तरह से आवाज़ बुलंद की, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। जब हमने देखा कि मजीद मसले हो रहे हैं तो सदर साहब ने, क्योंकि उनका फोरम जो है जहाँ पे सदर साहब बात कर सकते हैं 18वीं तरमीम के बाद, वो जॉइंट सेशन था, उसमें उन्होंने भरपूर इस पर बात की। 4 अप्रैल को भी बात की और चेयरमैन ने भी बात की। अब जो ये कहते हैं कि हमारी इसको बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो फिर ये किस बुनियाद पर पीटीआई को लगता है, अगर शैला साहब आप इजाजत दीजिएगा तो मैं अहमद अवैस साहब से इस पर मौका दे लूं। अहमद अवैस साहब, पीटीआई को लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो आप जीत गए हैं, पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन। जी बिल्कुल सही है। मुझे जरा इसका जवाब अहमद अवैस साहब से लेने दीजिएगा ना। जी कहिए अहमद साहब, क्यों आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत गैर मकबूल हो गई है? इसी वजह से आपने ये इलेक्शन जो है वो NA 213 का ये आपने जीत लिया है आपके बकौल। ये चलिए, अगर जीत नहीं लिया तो अच्छे वोट लिए हैं, ये क्यों आपको लग रहा है? देखिए, इलेक्शन के मुतालिक मुझे इतनी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ऐसे तो उसके बगैर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो इशू है वहाँ पर जी, जो बर्निंग इशू है वो पानी का इशू है। हाँ। और उस पानी के इशू में मैं पीटीआई जो पीपल पार्टी का जो मौक़िफ़ है, मैं तो बिल्कुल उसकी फेवर में हूँ। और ये इंटर प्रोविंस जो है, ये मसला को बहुत अच्छे तरीके से और नेगोशिएशन के ज़रिए और CCI की मीटिंग होनी चाहिए थी, या जैसे भी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन प्रॉमिस। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। एक तो ड्राउट है, खुश साली के बायस वहाँ हालात काफ़ी ख़राब हैं, और फिर उसके बाद 6 नहरों की जो बात है। और मैं सबसे हैरान कुन बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि कहा यह जा रहा है, और मुझे हैरत है कि ये बात कहते हुए भी जो है हुकूमत को एक ख्याल नहीं आया कि कहते हैं कि दरिया सतलुज में से ये नहरें निकाली जा रही और सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये इतना खुल के ब्लेटेंट लाई है, इतना बड़ा झूठ है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ आपको कि आप बेशक को कलेक्टिवली अगर कहें कि एक इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन अपॉइंट हो जाए और वो दरिया सतलुज को गंडकपुर बॉर्डर से वो हेड सुलेमानकी से लेके ऑनवर्ड आके सारा देख ले कि वहाँ पे सिंध दरिया सतलुज में तो अपने पीने के लिए उसका पानी नहीं है जी। दरिया सतलुज तो खुद प्यासा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये 3 दरिया जो थे, सतलुज था, रावी था और ब्यास था, ये तो वो इंडिया ने टोटल इनका पानी ले लिया हुआ है और ये पानी अवेलेबल ही नहीं है। जब कभी बहुत जोरदार कभी मॉनसून आ जाए और पानी और ओवरफ्लो हो जाता है जब उनके डैम्स में से और उनके हेड में से, तो उस वक्त वो स्पिलवे खोल देते हैं कि ये पानी जो है निकल जाए आगे। सही। इसके अलावा तो वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि उससे कैसे नहर निकल सकती है।
यानी इतना बड़ा एक सूबे को अगर आप कहें कि इस तरह से दगा देना क्या हाल है? आप कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पीपल्स आप ही की जमात की कराई है कि नहीं जनाब, इन्होंने तो फरवरी 2024 में जुलाई 2024 में जब 22 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट हाउस से एक प्रेस रिलीज निकाली थी तो उसमें तो उन्होंने एग्री कर लिया था और ये बाद में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। तो पीटीआई ये मौक़िफ़ फिर क्यों दे रही है सर, जब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो अपने लोगों के साथ खड़ी है? नहीं, उनके साथ तो नहीं खड़ी है, लेकिन अब मेरे ख्याल में मैं इसके मुतालिक बात भी करूंगा, लेकिन जो मैं उसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले आए 10 दिन 12 दिन पहले वहाँ पर कराची में कराची बार एसोसिएशन ने एक कन्वेंशन करवाया था जो 26वीं तरमीम और ये पानी के इशू के ऊपर था। ठीक। और वो कन्वेंशन इतना भरपूर था कि मैं वहाँ खुद, मुझे भी इनवाइट किया हुआ था, मैं आई स्पोक देयर, मैंने वहाँ पे मेरी स्पीच भी थी। और इतना भरपूर कन्वेंशन मैंने बहुत कम देखा है जो मैंने वहाँ पे देखा। और नौजवान वकला जो हैं बड़े पुरजोश थे और वो पानी के इशू के ऊपर जी बहुत ज़्यादा मैंने जोश व जज्बा देखा वहाँ सिंध के अंदर और वो ये इसमें लीगल फर्टर्निटी के अंदर। ठीक है। तो ये इशू जो है ये इसको ऐसे आसानी से जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 सूबों में तो पहले आग लगी हुई है। देखिए ना वहाँ पे बलूचिस्तान और केपीके के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से जो वो टेररिज्म जो चल रहा है, उसके बाद ये 2 सूबों के अंदर एक ये झगड़ा शुरू हो जाए तो क्या रह जाता है पाकिस्तान का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मसला है कि ये शहरा साहबा के 2 दिन पहले जब राब्ता हुआ था राना सनाउल्लाह साहब का शजीद मेमन साहब से, तो ऐसा लग रहा था कि सीज़ फायर हो गया है, दोनों जमातें एग्री कर लेंगी, बैठेंगी, टेबल पे बातचीत हो जाएगी, लेकिन बयानात आने का सिलसिला जारी है। मसलन आज ही आज़मा बुखारी साहबा ने कहा है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि सिंध पर 16 साल से हुकूमत है, मुराद अली शाह पहले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। और फिर पानी के मामले पर राना सनाउल्लाह साहब का भी मौक़िफ़ यह है कि भाई हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो अकॉर्ड हुआ था 91 में, आपका एक कतरा भी नहीं लेंगे, उसके लिए आप जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं आप लगा लें। तो इस बात पर क्या पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर सकती कि बिल्कुल ठीक है, आप अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकालें, हम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे, खुद मॉनिटरिंग करेंगे? अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखें, जुलाई में ही कहा जाता है सदर को ब्रीफिंग दी गई और जुलाई से ही काम रुका हुआ है। और अगर सदर को ब्रीफिंग देने के बाद सदर इतना ताकतवर है 18वीं तरमीम के बाद कि वो कहे कि अच्छी ब्रीफिंग है, तो सारे आईनी मामलात एक तरफ रख के काम शुरू हो सकता है, तो मुझे वो आइन की शिक दिखा दे। तो ये जुलाई 2024 से काम रुका हुआ है। मैंने कहा नवंबर से फंसा हुआ है उधर टेक्निक में। उस मंसूबे की तारीफ की थी और ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जल्द से जल्द देने मुकम्मल होनी चाहिए। देखिए प्रेस रिलीज का तारीफ का, देखिए प्रेस रिलीज है ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, चेयरमैन ने फिर भी अपनी स्पीच में कहा है कि आप टेक्निकल तरीके अपनाते, जैसे हम कर रहे हैं, आरओ प्लांट लगाया, थर में सब कुछ किया। अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। सतलज में दरियाए ब्यास गिरता था, वो पहले ही सूख चुका। सतलज जो है वो एक नाला बन चुका है, आप कैसे सतलज का पानी देंगे? दूसरी बात यह है कि जेहलुम से पहले ही पंजाब पानी ले लेता है, जेहलुम रावी चनाब में गिरते हैं और इस तरह बड़ा दरिया चनाब बनकर ये पंजनत पे आता है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब था कि ये रावी, जेहलुम, चनाब और सतलज और ब्यास फिर ये पंजनत के मुकाम पर मिलते हैं और 21 किलोमीटर आगे दूर जाके कोट मिठन पे ये दरियाए सिंध में गिरते हैं। जेहलुम से पहले ही पानी ले लेता है पंजाब अच्छा खासा। अब फिर भी दरियाए सिंध में गिरने के बाद सबको पानी मिल दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि हम पानी निकाल लेंगे। पंजाब में भी ऑलरेडी जरा सा बारिश होने से कुछ पानी में बेहतरी आई है, वरना 58% पानी की कमी और सिंध में 68% की। तो एक तो ये बात है कि ये हो ही नहीं सकता है। इस किस्म के बयानात जो शुरू हुए कि जरदारी साहब पे और उस पे, उससे ये समझते थे कि ये इस तरह की हरकतें करके हम पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को आपने किस प्लेटफॉर्म पे बिठाया कि आपको मंजूरी मिली? सीसीआई आपने बुलाई नहीं 1 साल से, 4 इजलास अब तक हो जाने चाहिए, 1.25 साल हो गया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जहां से फंड एलोकेट होने थे मुख्तलिफ चीजों के, वो आपने जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी 2 मीटिंग जरूरी है साल में, वो भी आपने नहीं बुलाई। तो आसमानों में बिठाया था क्या?
और उसके बाद ये आले बयान देते हैं। फिर राना सनाउल्लाह भी शुरू हो गए कि वो जलसे में यूं कहूँ भाई हम इससे आगे बात ही नहीं करना चाहते कि आप ये बात करें कि जिस तरह आपने हमारे कहने पे काम रोका हुआ है, अब आप इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान करें। लेकिन उनका एक आर्गुमेंट जो है वो खत्म करने का ऐलान नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। रही बात ये कि हमारी सपोर्ट है, कहते हैं ना कि देखें हम एक स्मार्ट सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं, हम अपने पानी में से कम पानी को इस्तेमाल करके ड्रिप इरिगेशन और दूसरे जो जदीद तरीक़ेकार हैं उसमें पानी कम इस्तेमाल होगा, हम अपनी नहरों में से निकालेंगे। आपको एक ऑर्ड के मुताबिक आपके यहाँ जितना जाएगा, जितना जाना चाहिए उतना जाएगा। इसको आप डाउट कैसे कर सकते हैं? आप मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दरियाए सिंध पर आइए, सिर्फ इधर आ जाएं, कराची और हैदराबाद के दरमियान जो है, इधर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पानी की बूंद नहीं है। और हमारे कोठरी पे बिल्कुल पानी नहीं है, जहाँ पे पल्ला होता था वहाँ से माहीगीरी ख़त्म हो चुकी है। हमारे जो कोस्टल बेल्ट है, ये ठट्टा, बदीन और सजावल, यहाँ पे इरोजन हो गया है क्योंकि समंदर में दरिया का पानी नहीं जा रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा, वहाँ गांव के गांव खाली हो गए। तो हमें तो ऑलरेडी शॉर्टेज है और अब तो पंजाब को भी शॉर्टेज है। पंजाब ने तो ये हल ढूंढ लिया है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है वहाँ पे धड़ाधड़ सेंट्रल पंजाब में एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो वहां का छोटा काश्तकार भी रो रहा है। आप देखिएगा कि आज सिंध बात कर रहा है, आप देखेंगे कि कल पंजाब को इसका शऊर आएगा और वहां पे बात होगी कि छोटा काश्तकार के साथ क्या हुआ और ये वहां के एग्रीकल्चरल लैंड को तबाह कर ये चोलिस्तान ले जा रहे हैं, जहां के अपने रेजिडेंट जो हैं, जब इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई उसके बाद वो पंजाब हाई कोर्ट गए और पंजाब हाई कोर्ट ने उनके हक में बात की है कि आप जब तक इन्हें ना वो कर लें, जो कि असल हकदार है, वहां के असल मालिक है, मालिक तो आवाम होती है ना जमीन की, वो उनको भी मसला है। तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के तो अपने पास पानी नहीं है। आप जाएं साउथ पंजाब में, शाला साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अलायंस के मामले पर, क्योंकि जमीयत उलमाए इस्लाम ने इनकार कर दिया है कि हम तो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे, तो अलायंस के मामले पर जरा एक नुक्ता नजर जान लेते हैं। JUI क्या कह रही है, किस वजह से उन्होंने ये फैसला किया। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है JUI के। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने इनकार ही कर दिया साफ तहरीके इंसाफ को। बहुत अरसे से वो आपके मुंतजर थे कि आप उनके साथ अलायंस में आएंगे, आपने कहा हम गौर खौज करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे और उसमें फ़ैसला करेंगे इनफैक्ट, लेकिन अब आपने कह दिया कि जी हमने तो किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला किया है। क्या वजह बनी सर? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि हमने और PTI नहीं बल्कि PTI के साथ जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, इनका एक अलायंस है जिसमें महमूद खान साहब भी हैं और दीगर हजरात भी हैं। हम सब के दरमियान मुख्तलिफ टाइम पे हमारे मुज़ाकरात होते रहे और हमने उनसे ये अर्ज़ किया था कि हमारी जनरल काउंसिल का इजलास होगा, इसके बाद इंशाअल्लाह हम उसको फाइनल फैसला करेंगे। जनरल काउंसिल का इजलास हुआ तो उसमें हर पहलू का हमने जायजा लिया कि इत्तेहाद किस हद तक होना चाहिए। अब अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो PTI है। अब PTI के साथ कैफियत यह है कि हमारा इनसे 1-1.5 साल से राब्ता भी है और हमारे दरमियान कमेटियाँ भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ वो आज से जो 5-4 साल पहले सूरत थी वो भी नहीं है, लेकिन PTI के अंदर कुछ ऐसे मामला ईद के बाद से शुरू हो गए हैं और जिस हमें इस इत्तेहाद से जिसने हमें दूर कर दिया है। PTI की फ्रंट लाइन क़यादत जो है, फर्स्ट क़यादत है वो चाहती है इत्तेहाद बने, लेकिन जो सेकंड क़यादत है वो इत्तेहाद से दूर भागना चाहती है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है JUI डबल गेम कर रही है, कोई कहता है जी कि JUI में आना तो आए, नहीं आना तो ना आए। कोई अरे नहीं चाहती, वो अपनी जगह होती है। जब इस तरह की सूरत हाल हो, पार्टी अपने अंदर के मसाइल हल नहीं कर सकती तो हमारे साथ इत्तेहाद में बैठ के कैसे चलेगी। जो हजरात अगर ये क़यादत, अगर PTI की मौजूदा क़यादत है, पहले उसको अपनी पार्टी के अंदर अपने रेट कायम करनी होगी, अपनी पार्टी के अंदर अपने फैसले बनवाने होंगे, फिर ही हम किसी इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इत्तेहाद के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं जबकि उनका अपने अंदर यह सूरत हाल हो। तीसरी चीज़ मैं ये अर्ज करूँगा, आप कोई हवाला दे सकते हैं 1-2 लोगों के बयानात का जिसने आपको खाइफ किया कि सेकंड ईयर लीडरशिप, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिससे आप खाइफ हुए हैं, वो कौन है जिन्होंने कहा और क्या कहा? देखें, ये तो मैंने अभी जो नाम दिया है इसमें अपना
डॉक्टर यूसुफजई साहब ने कहा है कि जेयूआई, बल्कि उन्होंने मौलाना का नाम लिया कि मौलाना डबल गेम कर रहे हैं। इस तरह इनके जो मौजूदा सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा आना यार नहीं आना सुनाओ, मौजूदा सदर के पीछे जो है उन्हें कहा है अली अमीन के बयान आपके ट्विटर के लिए। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मैं समझता हूँ। तो पीटीआई के अंदर की जो सूरत हाल है वो हमें मजबूर कर रही है कि हम इस इत्तेहाद से दूर कर लें। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हमारे अंदर है कि 26वीं तरमीम में सब कुछ इनके कहने पे बना, सब कुछ इनके कहने से किया, हमने बेंच तक इनके कहने से बनवाया, बजाय इसके कि हम उसको आईनी अदालत बनाते। वाहिद पार्टी ये थी जिसकी यह ख्वाहिश थी, लेकिन उसके बाद आज पूरा उसका मलबा हमारे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौलाना साहब इस्तेमाल हो गए, मौलाना साहब की मजबूरियाँ थी। फिर इसी तरह कौमी सलामती कौंसिल का इजलास था, उसमें जो मामला तय हुए कि जी हम कौमी सलामती कौंसिल में जाएंगे, रात 1 बजे तक हमारे साथ रब्ता था, और सुबह अचानक जब हम असम्बली की तरफ रवाना थे मौलाना साहब, तो पता चला कि इन्होंने बाइकाट कर दिया। पूछना तक नहीं जरूरी समझा, मशवरा करना तक नहीं जरूरी समझा, बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब इस तरह तो इत्तेहाद नहीं बनतेगी। फिर कोकत साहब के घर पे जो आखिरी पार्टी इजलास हुआ था जिसमें अफ्तारी हुई थी, वहाँ पर ये आखिरी इजलास हमारा हुई था, उसमें ये तय हुआ था कि हम हुकूमत से कोई भी पार्टी जेयूआई हो या ये इत्तेहाद हो, हुकूमत से या किसी और जगह रब्ता करेंगे तो एक दूसरे को एतमाद में जरूर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने है कि जो बयान आजम सवाती साहब ने कुरान पाक पे हाथ रख के जो बयान दिए हैं, या दूसरी सूरत में सूरत से जो फरमान अकरम राज साहब कुछ और कह रहे हैं और कुछ और कह रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि हम इत्तेहाद की तरफ चले गए। हाँ, अलबत्ता हमने एक चीज जरूर रखी है कि हम जहाँ हैं इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारी कमेटियाँ भी मौजूद रहेंगी, हमारे रास्ते भी मौजूद रहेंगे, और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाके तो हम इंशाल्लाह करते हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब अहमद अवैस साहब, आपने तफसील से गुफ्तगू सुन ली गौरी साहब की। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ना डिसिप्लिन है, ना कोई एक नुक्ता नज़र है, ना तहरीक इंसाफ की कोई एक बात करती है, और समझ नहीं आता कि क़यादत क्या चाहती है, सेकंड टियर क्या चाहती है, थर्ड टियर क्या चाहती है। तो सर ये बताएं कि क्यों ये मसले हैं जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं कर सके हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को? देखिए, गौरी साहब ने जो बात की है ना, उसमें काफ़ी हद तक उनके ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी गलत बात तो मुझे बड़ी नज़र नहीं आई। बात यह है कि इसमें शक नहीं है कि पीटीआई की जो इस वक्त जो लीडरशिप है, और इमरान खान के जेल में होने के बाद और जो इलेक्शन में जीत के आए लोग, और इसमें जिस तरह से चल रहा है सिलसिला, मेजॉरिटी इनमें आप देखिएगा कि बारिंग एक आध आदमी को सिंगल आउट करें तो ये बड़ी पॉलिटिकली इमेच्योर्ड है। इनको पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ा टेक्निकल तरीक़ाकार है, और मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान, जिन्हें अभी हालिया जो पॉलिटिक्स हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो मौलाना का कद जो है बहुत बुलंद हुआ है उसका, और अब इत्तेहाद हो जाता तो बहुत अच्छा था। पीटीआई स्टिल विश के आगे चल के आज नहीं तो कल किसी वक्त ये इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए और हो जाए। कौम जब तक हुकूमत का हर शख्स ये महसूस ना करे कि वो अवाम का नुमाइंदा है जी, और हक़ नुमाइंदी उसने तभी अदा करना है सही तरीके से कि आवाम की ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और उनको कैसे पूरा करना है, और तमाम मकतब फ़िक्र में उनको एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करनी है। अब देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको मैं दो मोटी मिसालें देता हूँ। इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल है कि आपने देखा कि गंदम की फसल कटनी शुरू हो गई है जी, और पंजाब में गंदम का रेट जो है हुकूमत ने फिक्स ही नहीं किया। बिल्कुल सही है सर। आप गंदम वाले इशू पर जा रहे हैं, मैं इस पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले वाले मौजू को समेट कर ज़रा गंदम पर आ जाऊं, फिर मैं जी अगर आप इजाज़त दीजिए तो बिल्कुल सही। एक तरफ तो हम देख रहे हैं शैला साहबा के अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत का इत्तेहाद भी ख़राब होने के खदशात पैदा हो गए हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि हम अलहदा हो सकते हैं अगर आपने नहरों वाले मामले से पीछे ना हटा, तो इसके कितने इम्कानात पैदा हो रहे हैं? क्योंकि बहरहाल आज की तारीख तक तो हुकूमत कह रही है कि भाई हम आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि आपका पानी नहीं लेंगे, नहरें मगर बनाएंगे।
वो कहाँ से बनाएंगे नहरें? नहरें बनाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अपने हिस्से के मैं पानी ये बात बार बार पूछ रही हूँ। अच्छा, उनके हिस्से का पानी ऑलरेडी कम है। आप अगर डैम्स में भी सूरत हाल देखें तो तरबेला में जितना लास्ट ईयर पानी था उसका हाफ है, और वहाँ पे पानी पंजाब में मैंने पहले ही कहा कि जो मुख्तलिफ जगह पे जहाँ से मेजर किया जाता है 58% जो है वो शॉर्टेज देखी गई थी। और अब कल मैं देख रही थी चैनल्स पे कि ये बात हो रही थी कि थोड़ा सा पानी जो है वो उसका लेवल इंक्रीज़ हुआ है, ये जो हालिया बारिश हुई है। तो कहाँ से करेंगे? हम इस पे बात ही नहीं कर रहे कि आपके हिस्से का, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल एक लॉ है और मेरी इसमें जो भी जानता है क्या करेंगे शैला साहब? हुकूमत छोड़ देंगे? अगर किसी के एक मिनट मुझे लॉ तो बताने वो ये कहते हैं कि जी आप देखें आईनी ओहदों पर विराजमान हैं, आप सदर हैं, आपके 2 गवर्नर्स हैं, आप चेयरमैन सेनेट हैं, आप के 2 सूबों में हुकूमतें तो चलें अपने अपने बलबूते पर हैं, लेकिन वो कहते हैं जो आपने आईनी ओहदे हमारे सर पे ले रखे हैं, सदर साहब हमारी इसी असम्बली की वजह से हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? सारा कुछ क्या होगा? अच्छा देखिए, मैं पहले तो एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर अपर राइपेरियन के पास अपने हिस्से से इतना ज़्यादा पानी है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो फिर उनको ये याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ ये है कि आपका जो ज़ायद पानी है आपके हिस्से से, उस पर भी हक लोअर राइपेरियन का ही है। पानी पे हक ही लोअर राइपेरियन का है। और ये मैंने मज़ीद ख़बरें निकाली हैं कि दरियाओं में और आबी ज़ख़ीरों में पानी की सूरत हाल ये अभी से नहीं 3-4 महीने से इंतहाई कम है। ये मेरे पास सारा है, यहाँ तक के क्लाइमेट चेंज से आपको 30 बिलियन का मज़ीद नुकसान कर ही नहीं रहा शो में जितने लोग बैठे हैं। मेरा सवाल तो अब इससे अगला है। आपने जब जलसे में खड़ा होकर कहा कि ये फॉर्म 47 के लोग हैं, जब आपने उन्हें फॉर्म 47 का ताना दिया तो जवाब वो ये दे रहे हैं कि भाई आप इसी फॉर्म 47 की बनाई गई असेंबली की वजह से ही सदर बने हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? भाई जाहिर है कि अगर हमें पार्लियामेंट बचानी है तो हमें कुछ ना कुछ अपना आईनी तरीक़ा किरदार अदा करना होगा, और हमने पार्लियामेंट का साथ दे रहे हैं, हम नून लीग का साथ नहीं दे रहे। लेकिन अगर इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए ये समझते हैं कि हमारे सूबे की ज़िंदगी पे खेल जाएंगे तो फिर हम इसको नहीं सोचेंगे। हम तो परवेज़ मुशर्रफ से टकरा गए थे, हमने जो है कालाबाग डैम नहीं बनने दिया था, और हम ये समझते हैं कि हमारा ये मुतालबा बिल्कुल सही है, जायज़ है। अब तो KP से भी आवाज़ आ गई है, आज किसी नहर पे उनको भी मसला हो रहा है। तो उसके लिए फिर आपको अगर सदारत छोड़ना पड़ेगी तो वो भी छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि हमारे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर बात यह है कि जब 2018 में गवर्नमेंट बनी थी PTI की, उस वक्त मौलाना नहीं आ रहे थे, उस वक्त भी हमने उनको मनाया था, और उस वक्त भी हमने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं। उस वक्त भी हमने उनको चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो है दावत दी थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ मुल्क होता है। लेकिन अब अगर हमारे सूबे की ज़िंदगी और मौत का मसला है, हमारा पूरा देही सिंध का ज़रिया माश ही जो है वो ज़राअत है, और हमारे पास कराची में भी पानी नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? मुझे बताएं, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं आता, हमारी झीलें जो है वो जहरीली हो गई हैं। सदर का ओहदा ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। असद मौरी साहब, सर ये बता दीजिए कि अब PTI को होप है कि कल हम असद कैसर साहब जो हैं वो मिल रहे हैं, वो मुल्क से बाहर थे, वो आए हैं, मौलाना के साथ मिल रहे हैं, कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस बात की आपकी बातें सुन के तो मुझे इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता कि एक रात में बैठ के असद कैसर साहब ये तमाम गिले शिकवे दूर कर देंगे, क्योंकि आपकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है। कितने इम्कान हैं इस बात के कि ये इस मुलाकात के नतीजे में आपका फैसला तब्दील हो जाए? देखिए, मैं पानी से भी बात करनी चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपके सवाल को जवाब दे दूँ। बात यह है कि हम PTI के साथ हमने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, और जो हमारे पहले इनके साथ मुआहदे हुए हैं या बातचीत हुई है, हमारी कमेटियां मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, डे टू डे बैठक पे हम आपस में मशवरा करेंगे, उसी तरह चलेंगे। लेकिन हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक मैंने जो तहफ़्फ़ुज़ात कहे हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर आएंगे असद कैसर साहब, मोस्ट वेलकम, हम गले लगा के मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे उनसे। हमने उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, उसका भी हमें अभी तक जवाब नहीं मिला है, वो बहुत पहले की बात है। बल्कि फिर इन्हें कहा रिटर्न दे दो, हमने वो रिटर्न भी दे दिए थे, उनके भी हमें जवाब नहीं मिले। और असद कैसर साहब चूँकि मुल्क से बाहर थे और हमारे रास्ते भी नहीं थे,
कल गालबन उन्होंने रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं आना है। तो हमने कहा जब आएंगे तो मौलाना साहब मिलेंगे उनसे। ऐसी कोई इशू तो नहीं है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठे, हमने अपोजिशन के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलना है, इसलिए। लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा हम नहीं फिलहाल बनेंगे और आने वाले हालात तक हम वॉच करेंगे। अगर हालात बेहतर हुए इन फ्यूचर, क्योंकि इत्तेहाद हम भी समझते हैं जरूरत है, इत्तेहाद अगर अपोजिशन नहीं करेगी तो फिर इसी तरह होगा ना। आज अपोजिशन कौन है? आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन बनी हुई है, सदर पाकिस्तान का ओहदा भी उसके पास है, चेयरमैन सेनेट भी उनके पास है, गवर्नर भी उनके पास है, फुल एंजॉय भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपोजिशन है। असल में पानी का इशू इसलिए पैदा हुआ है कि पानी, आपको पता होगा, प्रेसिडेंट आपसे एक सदर साहब की तरफ से क्यूट भी आया था, उनकी सदारत में सारा इजलास हुआ, वहाँ को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वो कहते हैं ब्रीफिंग दी तो ऑब्जेक्शन तो करते, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब ये इशू सिंध में उठा, सिंध की कॉन्फ्रेंस पार्टियां उठाया, फिर अपोजिशन पार्टियां GDA, DUI सब ने इस इशू को उठाया, तो फिर शायद सिंध हुकूमत को जागना पड़ा और वो इस इशू पे उठे और उन्होंने अब बात की। अब इस वक्त जो कुछ है वो हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत में मौजूद दोनों बड़ी पार्टियां आपस में जो एक दूसरे के साथ जो कर रही हैं, वो मैं समझता हूँ कदूरा किस्ती है। उससे सिंध के अवाम मायूस हुए हैं पीपल्स पार्टी के रवैये से। इस वक्त पूरा सिंध बंद पड़ा हुआ है। कल रेलवे लाइन बंद की और किसने बंद की? वकला ने, जो लॉ और कानून को जानते हैं, उन्होंने रेलवे लाइन बंद की और आम आदमी रोड पे निकला हुआ है। अब तो दिन ब दिन सिंध की सूरत सियासी जमातों के हाथ से भी बाहर जा रही है, तो ये संजीदगी से सोचना होगा इस इशू को। दूसरी बात यह है कि कहाँ ये फैसला हुआ, किसने ये फैसला किया कि ये नहरें बढ़ने वाली? क्या इफ्ता की मीटिंग हुई? कैबिनेट की मीटिंग हुई? कहाँ हुई? किसने किया फैसला? ये भी तो कौम को पता चलना चाहिए। जब फैसले बंद कमरों में बैठ के होंगे, फैसले कहीं और होंगे, तो फिर इस मामले में इतना इबाहम और मसाइल मौजूद है कि इस पर तो ऐसा लगता है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कुछ तमाम सियासी जमातों की एक बैठक होनी चाहिए ताकि इस मसले का हल निकालें, और फिर एक फोरम तो CCI भी है, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका असम गौरी साहब, अहमद अवैस साहब, शैला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।